हेलो एवरीवन। कल हम लोग बात कर रहे थे ग्लोबल वार्मिंग की, और कल हम लोगों की बात ख़त्म हुई थी ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेशन और एडेप्टेशन मेथडोलॉजी कौन कौन सी हैं जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग से दो चार हो सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक सकते हैं। इस मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ को समझने के लिए बच्चों कुछ नई नई तकनीकियाँ आई हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से 2020 की प्रीलिम्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। आज की क्लास में हम लोग उन्हीं बातों को देखेंगे जिसमें हम लोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के जो अलग अलग तरीके हैं उसकी बात करेंगे, और साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल मीन्स हैं जिससे हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का सीधा सीधा मतलब है कार्बन की ट्रैपिंग कर लेना, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस जो निकल रही हों उसको वायुमंडल में पहुंचने ही ना देना और ग्लोबल वार्मिंग उससे रुक जाए। ठीक है, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्निक देखेंगे, और साथ ही साथ नई जो एक आप लोगों ने भी देखा होगा जियो इंजीनियरिंग, कई सारी उसमें टेक्निक हैं जो काफ़ी हाइपोथेटिकल लगती है, लेकिन आने वाले समय में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए बड़ी ही उपयोगी तकनीकी के रूप में विकसित हो सकती है मैंने कहा, क्योंकि उसके भी प्रॉस एंड कॉन्स हैं। तो उन प्रॉस एंड कॉन्स को भी देखते हुए चलिए आइए आज की क्लास हम लोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या फिर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हो सकती हैं इंक्लूडिंग जियो इंजीनियरिंग पढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम अखिलेश, आपके बीच में मैं एनवायरनमेंट इकोलॉजी के करंट अफेयर और एनवायरनमेंट इकोलॉजी के वो सेक्शन जो कि आपकी प्रीटी में आ सकते हैं उसको लेके आता हूँ। तो चलिए बच्चों मिटिगेशन स्ट्रेटजी को समझने का प्रयास करते हैं। मिटिगेशन स्ट्रेटजी का सीधा सीधा मतलब है कि आप कार्बन को ट्रैप कर लो। कार्बन ट्रैपिंग, इसको नाम दिया गया है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। प्यारे बच्चों, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए आपके पास आर्टिफिशियल और नेचुरल दो तरह के मीन्स हैं। अगर हम नेचुरल मीन्स की बात करें तो आप सबको पता है नेचुरल मीन्स में हम अगर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हमें वृक्षों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, हमें एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, एफॉरेस्टेशन। लेकिन एफॉरेस्टेशन की भी बच्चों लिमिट है। लिमिट क्या है? हमारे पास लैंड एग्रीकल्चर के लिए चाहिए होंगे, साथ ही साथ अगर आप एफॉरेस्टेशन आज करते हो तो एटलीस्ट इट विल टेक 10 years टू गेट स्टैब्लिश्ड। टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है वो एफॉरेस्टेशन 10 साल में ऑन एन एवरेज एक फॉरेस्ट बनने में इसे समय लगेगा, बल्कि उससे ज़्यादा। दैट मीन्स ये जो 10 साल का गैप होगा उसको हम नेचुरल मीन्स से कैसे कंटेन करेंगे। इसलिए बच्चों और भी बहुत सारी तकनीकी यूज़ होती हैं जिसको हम आर्टिफिशियल मीन्स में पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल तरीके और कौन कौन से हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में आर्टिफिशियल स्ट्रेटजी के रूप में? आइए चलिए हम लोग देखते हैं। आर्टिफिशियल स्ट्रेटजीज में स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे। स्टेप है बच्चों 3 स्टेप में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है आइदर यू ट्रैप CO2 और यू ट्रैप CH4। अगर आप इन दोनों में, आपको पता है CO2 60% ग्रीन हाउस गैस कॉज करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है, और CH4 20% ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है। अगर इन दो गैसों को हम ट्रैप कर लेते हैं बाई हुक और बाई क्रुक, दैट मीन्स कि हम ग्रीन हाउस से होने वाले जो क्लाइमेट चेंज कल जिसकी विभीषिका हम लोगों ने महसूस की है पिछले टॉपिक में, उसको हम रोक सकते हैं। तो स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप है कि हम इस गैस को एटमॉस्फेयर से पृथक कर सकें, अलग कर सकें, क्योंकि गैस तो मिक्स वहाँ एयर के अंदर मिक्सचर के रूप में है। तो इसको पहले हमें ट्रैप करना है, सेपरेट करना है CO2 को। सो फर्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ CO2, separation of not only CO2 but CH4 also from other gases. This will be the first step. We are talking about artificial strategy. Artificial strategies कौन कौन सी हैं जहाँ से हम CO2 को
स्टोर कर लें या CH4 को स्टोर कर लें, और उसको अगर स्टोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले एयर से उसे सेपरेट करने की तकनीकी ढूंढनी होगी। इसकी कई सारी तकनीकी हैं जिससे हम CO2 को सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि CO2 को सिंक तक ट्रांसफ़र किया जाए। जब मैं CO2 बोलूं, अंडरस्टूड है CH4 भी है। सिंक यानी जहां पे इसको स्टोर करना है वहां पे हम स्टोर कर सकें। और तीसरा है स्टोरेज, और स्टोरेज हम कर सकते हैं बच्चों, वी कैन स्टोर इट इन ग्राउंड, हम ज़मीन के अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं, या वी कैन स्टोर इट इन ओशन, या हम समंदर में इसे स्टोर कर सकते हैं। हम आर्टिफिशियल स्ट्रेटजीज़ की बात कर रहे हैं जो आने वाले समय में कार्बन डाइऑक्साइड के स्टोरेज के लिए जिम्मेवार होने वाली हैं, इफ़ेक्टिव होने वाली हैं बच्चों। तो हम दो जगह हमें मिल गया, पहले तो सेपरेशन कर लो, फिर उसे ट्रांसपोर्टेशन का जुगाड़ करना है, फिर उसको स्टोर करने के दो जगह मिले। एक तो हमारा ग्राउंड है, पृथ्वी का भूगर्भ, और दूसरा है समंदर। तो हम इन दोनों में कैसे कैसे स्टोर करेंगे इसको हम लोग ज़रा बात करते हैं। जैसे अगर हम जियोलॉजिक सिक्वेस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जियोलॉजिक सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है कि हम चाहते हैं उसको पृथ्वी के अंदर कुछ चट्टानें होंगी, इम्परवियस रॉक्स होंगी, या कोई केवर्न्स होंगे, केव होंगे, कुछ इस तरह के जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर होंगे, या फिर कुछ माइंस होंगी जो अनमाइंड हो या वहाँ माइनिंग ना हो पाए। ऐसे माइंस में ऐसे जो नेचुरल पोर्स हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन की। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको नई चीज़ें मिलेंगी, परेशान मत होइएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन के लिए बच्चों वी कैन गो फॉर फर्स्ट टेक्निक है हाइड्रोडायनामिक ट्रैपिंग। हाइड्रोडायनामिक ट्रैपिंग, हाइड्रोडायनामिक ट्रैपिंग टेक्निक प्यारे बच्चों, शेल गैस से किस तरह से नेचुरल गैस आप निकालते हैं, उसमें आप हाइड्रो फ्रैक्चर टेक्निक पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें आप लिक्विड की मदद से फ्रैक्चर कर पाते हो शेल गैस को, और शेल बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ते हो और वहाँ से शेल गैस निकलती है। हाइड्रोडायनामिक टेक्निक भी उसी से मिलती जुलती है। करते क्या है, ज़मीन के अंदर बहुत सारी रॉक्स होती हैं बच्चों, पृथ्वी के भूगर्भ में रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, एंड दीज रॉक्स आर इम्परवियस टू CO2, और इनमें पोर्स होती हैं। देयर आर सेवरल पोर्स इनसाइड द रॉक एंड दीज रॉक्स आर impervious to CO2, but yes, if we apply some force, CO2 can be injected inside these rocks। यहाँ CO2 को हम इंजेक्ट कर सकते हैं इन चट्टानों में जो कि इम्परवियस है। वंस इट इज इंजेक्टेड इनसाइड दीज रॉक्स, वो फिर कहीं नहीं जाएंगी और पृथ्वी के अंदर वो स्टोर कर ली जाएंगी। तो सो मेनी रॉक्स आर देयर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, जहां पे हम हाइड्रोलिक एक्शन से, हाइड्रोलिक पंप, ये हाइड्रोलिक पंप है बच्चों, हाइड्रोलिक पंप से CO2 को पंप करते हैं और इस इम्परवियस रॉक के पोर्स में फिल कर देते हैं। और ये इम्परवियस रॉक अंडर द अर्थ सरफेस है, सरफेस के नीचे है, यानी ये इम्परवियस रॉक में CO2 जा करके एब्जॉर्ब हो जाएगी और कई हजार साल तक आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन। अगर हम आने वाले समय में वृक्ष वगैरह नहीं लगा पाते हैं तो इस तरह की तकनीकी पे भी काम चल रहा है। सो दिस इज़ न्यू फॉर यू, डू रिमेंबर हाइड्रोडायनामिक ट्रैपिंग टेक्निक। हाइड्रोडायनामिक ट्रैपिंग टेक्निक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे। आप इसको मोस्ट इफेक्टिव वे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत तेज़ी से आप काफ़ी सारी मात्रा की जो कार्बन डाइऑक्साइड है पृथ्वी के अंदर ऐसी इम्परवियस रॉक के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों,
So we can store carbon dioxide as well as methane also. So whatever is required, say for example अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड भी हम स्टोर कर लें तो 60% ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं अगर हम कर सकें तो ये जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन है। नेक्स्ट जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन में तकनीक है बच्चों सॉल्युबिलिटी ट्रैपिंग। सेकेंड वन इज सॉल्युबिलिटी ट्रैपिंग। सॉल्युबिलिटी ट्रैपिंग में हम क्या करते हैं कि किसी वाटर बॉडी में या फिर किसी ऑयल जहां स्टोरेज करते हैं वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को घोल देते हैं। कैसे घोलेंगे आप? घोलने का तरीका है, घोलने का तरीका यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी कार्बोनेट से, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है, रिएक्शन करा दीजिए और ये दोनों रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना देंगे। और सोडियम बाइकार्बोनेट अनडिजॉल्व्ड रहता है बच्चों, अनडिजॉल्व्ड ये रहता है, कहने का मतलब ये अघुलनशील है। ध्यान रखिएगा, अघुलनशील। इसका मतलब ये पानी में अगर आपने किसी वाटर बॉडी में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करा दिया तो बना दिया सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट नीचे प्रेसिपिटेट के रूप में जमा हो जाएगा, सेडिमेंट के रूप में जमा हो जाएगा और ये स्टेबल प्रोडक्ट है। इट इज अनडिजॉल्व्ड, अघुलनशील भी है और स्टेबल प्रोडक्ट है। ये तो पुनः बदल करके, जैसे सोडियम कार्बोनेट तो बदल के कार्बन डाइऑक्साइड दे सकता है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट अघुलनशील भी है और स्टेबल भी है। ये यहीं पानी के अंदर पड़ा रहेगा। तेल की आप जो जहाँ स्टोरेज रखते हैं तेल के अंदर ये पड़ा रहेगा, ये बाहर नहीं निकलेगा। इन दिस वे आल्सो हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर सकते हैं ऐसी वाटर बॉडी में, अथवा जहाँ पे हमारे तेल स्टोरेज के लिए हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसके अंदर। और चूंकि ये अघुलनशील है तो इनको सेपरेट करना भी आसान है। चूंकि ये अघुलनशील हैं तो ये पानी को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, इसकी क्वालिटी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दीज आर द आइडियाज जो कि साइंटिस्ट आगे लेकर के आ रहे हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। सो इट इज समथिंग न्यू डायमेंशन जिधर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सो डू रिमेंबर दीज आर वेरी न्यू थिंग्स, रिसर्च पेपर से लेकर के आपके बीच में रख रहा हूं, तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। मिनरल कार्बोनेशन, तीसरा तरीका है मिनरल कार्बोनेशन। मिनरल कार्बोनेशन, यू नो इनसाइड द अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, और इन मिनरल्स में क्या क्या है भाई? इन मिनरल्स में आपके कैल्शियम कार्बोनेट हो सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकते हैं, आयरन के कार्बोनेट हो सकते हैं, है कि नहीं? इनके कार्बोनेट हो सकते हैं। अब इनसे आपने CO2, इनकी रॉक्स हो सकती हैं, क्रस्ट के अंदर इनकी रॉक्स हो सकती हैं, आपने इनसे CO2 का रिएक्शन कराया, you have now bicarbonate rocks. So the rocks will be changed into bicarbonate. Again, bicarbonate are stable. They can remain for longer duration without eluting carbon dioxide. CO2 निकलेगी नहीं, यहाँ CO2 ट्रैप हो जा रही है बच्चों, ये CO2। लेकिन आपको ये CO2 पहले वायुमंडल से सेपरेट करनी है, ट्रांसपोर्ट करके यहाँ तक लानी है। तो क्रस्ट में ऐसी जो रॉक्स हैं उसके साथ हम CO2 का रिएक्शन कराएंगे, बाइकार्बोनेट रॉक में बदलेंगे, एंड दैट बाइकार्बोनेट रॉक विल बी इनसाइड द अर्थ। ये ऐसा नहीं है कि बाहर निकाल के अर्थ के सरफेस के अंदर ये चट्टानें होंगी जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करके बाइकार्बोनेट रॉक में बदला जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को रोक सकते हैं,
है ना मजेदार चीज। ये है बच्चों जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन। अच्छा, अगला जो सिक्वेस्ट्रेशन है टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन, ये भी आप जानते रहिए। ये जियोलॉजिकल, पृथ्वी के अंदर, गर्भ के अंदर हम कर रहे हैं, चाहे वाटर बॉडी के अंदर कर रहे थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में। टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन, प्यारे बच्चों, टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन में एक तरीका तो आप सबको पता है कि आप भाई फॉरेस्ट लगा दो, जंगल लगाओ, जंगल लगा करके आप कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर करो, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि हमारे पास ऊसर लैंड है, बहुत सारे जो लैंड हैं वो ऊसर लैंड है। ऊसर लैंड है, बैरन लैंड है, जहां पे क्या है बच्चों, कोई उत्पादकता नहीं है, यहां पे नो वेजिटेशन। करना क्या है, ऐसे बैरन लैंड को वी कैन चेंज इनटू फर्टाइल लैंड। हम इन्हें फर्टाइल लैंड में बदल सकते हैं। सारा नोट करते जाइएगा आप, मैं बहुत आराम से लिख रहा हूं। सो देयर इज नो वेजिटेशन, वाई? बिकॉज इट इज द ऊसर लैंड और बैरन लैंड, वी कैन चेंज देम इनटू फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड में बदलने के लिए वी रिक्वायर रिक्लेमेशन, वी रिक्वायर रिक्लेमेशन ऑफ ऊसर सॉइल। और रिक्लेमेशन ऑफ ऊसर सॉइल करने के लिए हमें चाहिए कुछ बायो फर्टिलाइजर। में केमिकल फर्टिलाइजर आप नहीं डालेंगे। अगेन केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे दैट मीन्स कि आप ग्रीन हाउस गैस को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं ना, बताया था ना। एक्सेस ऑफ यूरिया जब आप यूज़ करते हैं, उसके यूट्रोफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, दुनिया भर की समस्याएं हैं। सो वी कैन यूज बायो फर्टिलाइजर फॉर रिक्लेमेशन ऑफ ऊसर सॉइल। स्पेशली इन बायो फर्टिलाइजर वी विल यूज साइनोबैक्टीरिया, cyanobacteria, which is also called as blue-green algae. They are prokaryotic. So many times I have asked, I tell you about these blue-green algae. They are very good friend of us, very good friend of our farmers. So cyanobacteria, they are called as blue-green algae. They are prokaryotic, and the most important aspect of these organisms is that they can fix nitrogen. They can fix nitrogen, and because of this virtue, ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं बच्चों, that's why they are considered as biofertilizer. So they are considered as biofertilizer. So many biofertilizer are there, like rhizobium, leguminosarum. This is also a biofertilizer. आपको पता है लेग्यूम प्लांट के रूट में ये नोड्यूल बना करके सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, ये एक बैक्टीरिया है। ये साइनोबैक्टीरिया रिक्लेमेशन कर सकते हैं। हम ऊसर सॉइल का रिक्लेमेशन करें और इस ऊसर सॉइल पे फॉरेस्ट लगा दें। ये लॉन्ग टर्म गोल है, बट यस वी कैन यूटिलाइज दीज बैरन लैंड इन प्रोडक्शन ऑफ, और यू कैन से एफॉरेस्टेशन। बैरन लैंड पे हम एफॉरेस्टेशन तभी कर पाएंगे जब वहाँ के सॉइल को रिक्लेम कर सकें, एंड फॉर दैट वी यूज बायो फर्टिलाइजर लाइक साइनोबैक्टीरिया एज वेल एज राइजोबियम, लेग्यूमिनोसोरम टू फिक्स नाइट्रोजन। और जब नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगा, सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, देन वी कैन यूज इट एज अ फॉरेस्ट लैंड। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन और अंडरग्राउंड सिक्वेस्ट्रेशन, जिसको जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। और एक और मज़ेदार सिक्वेस्ट्रेशन मैं बता दूं जो जियो इंजीनियरिंग का पार्ट है, जिसको कहते हैं ओशन सिक्वेस्ट्रेशन। आइए ओशन को भी भाई हम क्यों छोड़ दें, ओशन से भी तो हम सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो द थर्ड वन इज ओशन सिक्वेस्ट्रेशन। किसका सिक्वेस्ट्रेशन करना है भैया? कार्बन का। कार्बन इमिशन जो हो रहा है उसको सेपरेट करना और सिंक तक लाना ओशन सिक्वेस्ट्रेशन कहलाता है। वी कैन यूज आइदर डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
इन ओशन। डीप ओशन में हम अगर डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर दें तो डीप ओशन में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो सकती है, लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर आएगी। दूसरा तरीका है बच्चों, वी कैन यूज अ काइंड ऑफ जियो इंजीनियरिंग। जियो इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? वन ऑफ द एस्पेक्ट आई एम गोइंग टू टेल यू इन ओशन सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ जियो इंजीनियरिंग। हम करते क्या हैं बच्चों कि ओशन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार काम हुआ है। अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो ओशन है वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ओशन के अंदर फेरस सल्फेट का छिड़काव किया गया। ओशन के पानी में कुछ उस पर्टिकुलर एरिया में जैसे ही FeSO4 डाला गया बच्चों, हुआ क्या, उस पर्टिकुलर एरिया में आयरन की कमी थी, जिसके कारण उस पर्टिकुलर एरिया में ढेर सारे फाइटोप्लैंक्टन आ गए। क्यों आए? क्योंकि वहां पे अब आयरन मिल रहा था। मिनरल्स जो भी कम थे उस एरिया में फाइटोप्लैंक्टन आ गए। फाइटोप्लैंक्टन आए और उनको जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो एरिया मैं बता रहा हूँ अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच में, वहाँ गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं मिलती भी हैं। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ कंड्यूसिव कंडीशन भी होती है। कंड्यूसिव कंडीशन फॉर व्हाट? कंड्यूसिव कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, और इन फाइटोप्लैंक्टन के ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण वहाँ फिश भी आप ज़्यादा पकड़ लेते हैं। आप सबको पता है डॉगर बैंक, ग्रैंड बैंक, ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कंड्यूसिव कंडीशन थी, प्लस यहाँ मिनरल जो की कमी जिसकी थी वो थी आयरन की। यहाँ जैसे ही आयरन डाले गए फाइटोप्लैंक्टन की लग्जूरियस ग्रोथ हुई। luxurious growth, it was an experiment. This luxurious growth result in a kind of bloom. यहाँ ब्लूम हो गया बच्चों फाइटोप्लैंक्टन का। अब जरा सोचिए, अचानक से कुछ ही समय में फाइटोप्लैंक्टन्स, इनकी लाइफ साइकिल छोटी सी होती है, बट ये ब्लूम हुआ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मिनरल रिच वाटर। मिनरल रिच वाटर विथ कंड्यूसिव कंडीशन विथ आयरन रिजल्ट अ काइंड ऑफ फाइटोप्लैंक्टन बूम। अब ये फाइटोप्लैंक्टन करते क्या हैं? दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फाइटोप्लैंक्टन्स दे विल परफॉर्म व्हाट? फोटोसिंथेसिस। और ये जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट ऑफ फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज। अब यहाँ फोटोसिंथेसिस इन फाइटोप्लैंक्टन ने किया, इनकी और ग्रोथ हुई और खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ फिक्स हुई। फिर ये फाइटोप्लैंक्टन अपनी लाइफ जिएंगे, लाइफ साइकिल पूरी करेंगे और फिर मर जाएंगे। यही तो करते हैं, लाइफ साइकिल एंड डेड। चूंकि ये इनॉर्मस ग्रोथ हुई, इनकी ब्लूम हुआ, तो तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड इनके द्वारा फिक्स कर ली गई। लाइफ साइकिल पूरी होने पे 1 हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन बाद ये मर गए। मरने के बाद इनका क्या होगा? आप डीकंपोजर को जाएंगे, कहेंगे डीकंपोजर भाई, आपको पता है ना डीकंपोजर, दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेड मटेरियल को खा करके सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स को उसके एलिमेंटल फॉर्म में बदलते हैं, तब जाके बायोजियोकेमिकल साइकिल चल पाती है। ये डीकंपोजर से जाके आप कहोगे कि चलो डीकंपोजर, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन मरे हैं सैलाइन वाटर के अंदर, धीरे धीरे वो नीचे जा रहे हैं, तैर रहे हैं, उनको डीकंपोज कर दो। ये डीकंपोजर बैक्टीरिया कहेगा पागल हैं आप, यहाँ पे सैलाइन वाटर है और सैलाइन वाटर में जाते ही हमारी सेल बर्स्ट हो जाएगी और हम मर जाएंगे। तो यहाँ डीकंपोजर आएगा? नहीं आएगा। डीकंपोजर नहीं आएगा बच्चों। तो ये जो डेड डिकेड मटेरियल फाइटोप्लैंक्टन के हैं, ये इनसे क्या, इनके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर लिपिड जो इसके अंदर कार्बन को पकड़ के बैठे हुए हैं, ये कार्बन छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे।
कब तक नहीं छोड़ेंगे? कई हजार साल तक नहीं छोड़ेंगे, थाउजेंड ऑफ ईयर्स। दैट मीन्स ये फाइटोप्लैंक्टन यहाँ जब ब्लूम क्रिएट हुआ, उस ब्लूम को क्रिएट करने के लिए आपने एक्स्ट्रा मिनरल डाले, फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस से खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई और ये डेड हो गए, चले गए समंदर के अंदर, डीकंपोजर ने हाथ उठा दिया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई इन फाइटोप्लैंक्टन से, कार्बन साइकिल से उसको बाहर कर दिया गया, और वो भी हजारों साल के लिए। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होगा? इट विल बी द वन ऑफ द इफेक्टिव वे कि हम कार्बन को सिक्वेस्टर कर पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। और ऐसे कार्बन सिक्वेस्टर्ड जो कि मैराइन इकोसिस्टम के द्वारा होते हैं, मैरीन इकोसिस्टम के द्वारा, उनको हम ब्लू कार्बन कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज ब्लू कार्बन। व्हाई दे आर कॉल्ड एज ब्लू कार्बन? बिकॉज ऑफ मैरीन इकोसिस्टम, पानी से संबंधित है, तो आज ब्लू है, पानी पानी, इसी कारण से इसे ब्लू कार्बन कहते हैं। वन मोर रीजन इज दैट कि ये जो कार्बन होता है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे पकड़ के बैठा लिया जाता है, लॉन्ग टर्म। अब भाई ये बनेगा सेडिमेंट्री रॉक, फिर वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इग्नियस रॉक बनेगी, मैग्मा बनेगा, फिर निकल के बाहर आएगा, तो देखा जाएगा तब की तब। लेकिन फिलहाल ये काफ़ी समय के लिए इनका डीकम्पोजिशन रेट मिनिमम हो सकता है, बहुत कम डीकम्पोजिशन होगा या नहीं होगा, यहाँ बिठा लिए गए। ये तरीका है आपका ओशन सिक्वेस्ट्रेशन का, जिसको हम जियो इंजीनियरिंग का इज़ वन ऑफ द मेथड एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। कहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ था इसके भी बारे में बता दें। अंटार्कटिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में जो ओशन वाटर है, दैट ओशन वाटर, इस ओशन वाटर में क्या किया गया था बच्चे? इस ओशन वाटर में हम लोगों ने, मतलब जो एक्सपेरिमेंट था उसमें आयरन सल्फेट डाल दिया गया था, और आयरन सल्फेट डालने से अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन बढ़ा था, जिसने प्रॉम्प्ट किया था ब्लूम को, प्रॉम्प्ट ब्लूम। और ब्लूम होने के कारण एक्सेस अमाउंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन यहाँ बने थे, CO2 यहाँ खूब सारी कंज्यूम हुई थी। कंज्यूम का मतलब फाइटोप्लैंक्टन क्या खाएंगे? यही तो खाएंगे। कंज्यूम हुई थी यानी फिक्स हुई थी, और उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन मर गए थे। मतलब वी कैन डू दिस एनीवेयर। फाइटोप्लैंक्टन मर गए थे और ये डीकम्पोज नहीं हुए, नो डीकम्पोजिशन। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, नो डीकम्पोजिशन, हेंस CO2 इज फिक्स्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। क्लियर है? फटाफट नोट्स बनाते चलिए। सो आपको ओशन सिक्वेस्ट्रेशन आ सकता है। डू रिमेंबर आयरन सल्फेट डाला गया था, इट वाज द मोस्ट डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट इन ओशन वाटर, इसलिए आयरन सल्फेट डाला गया था। पानी अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच का क्यों चुना गया था? उसका कारण ये है कि यहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिक्स होती है। ठीक है, सो टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ कंड्यूसिव, और हमें फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ बढ़ानी थी, दैट वाज द प्राइमरी इम्पॉर्टेंस। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ वन ऑफ द वे ऑफ जियो इंजीनियरिंग। जियो इंजीनियरिंग ये नया कॉन्सेप्ट है, जियो इंजीनियरिंग, और बड़े ही हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हैं। सुन करके आप कहोगे कि इज़ इट पॉसिबल, बट यस, ये हाइपोथेटिकल में काफ़ी रेशनल है और इसको करके देखा गया है, सो इट इज़ इफ़ेक्टिव। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग ज़रा बात करें, अभी ब्लू कार्बन की बात की है हमने, तो ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन एक बार मैं और बताना चाहूँगा, इसको समझ लीजिए। दो तरह के कार्बन हैं, एक है ग्रीन कार्बन, नाम दिया गया है, इस तरह के नाम इवॉल्व होते हैं और पेपर में आ जाते हैं, तो पेपर वाले जो है UPSC को सूचना दे देते हैं और उसको फिर वहाँ एक क्वेश्चन के रूप में बदल दिया जाता है। ग्रीन कार्बन उन सभी को कहते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने वाले सारे प्लांट जो हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं ग्लूकोज में,
और इस ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में स्टोर कर लिया जाता है और ये स्टार्च लॉन्ग टर्म में, उतना लॉन्ग टर्म में नहीं क्योंकि ये जब मरते हैं तो डिकम्पोजिशन हो जाता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाती है विच इज़ कॉल्ड एज ग्रीन कार्बन। नेक्स्ट वन इज़ ब्लू कार्बन। प्यारे बच्चों, ब्लू कार्बन में वो सारे फोटोसिंथेटिक मेराइन इकोसिस्टम के लाइफ फॉर्म हैं जो कि समंदर में सैलाइन वाटर में रहते हैं, ठीक है। सो ऑल मेराइन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, आप सबको पता है, दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज और फिर ये मर जाते हैं डेड, और जब ये डेड हो जाते हैं तो पानी के अंदर ऐसे मैनग्रूव पड़ जाता है, ऐसे कहता आओ डिकम्पोजर्स मुझे ख़त्म करो। डिकम्पोजर कहते हैं नो, और डिकम्पोजर जब नहीं आते बच्चों तो ये इस पानी में, चूंकि ये सलाइन वाटर है, सलाइन वाटर में बैक्टीरिया मर जाएंगे, फंजाई मर जाएंगे, तभी तो आप गार्गलिंग करते हो तो आपको आराम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जब नमक डाल देते हो पानी में तो पानी का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो घट जाता है, फिर आप परेशान हो जाओगे, छोड़ जाने दो। मतलब जब आप नमक वाला पानी डालते हो तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर वो पानी घुस जाता है और बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं। आर यू गेटिंग दिस? जिससे क्या होता है, आपको आराम मिल जाता है। ठीक वैसे ही ये बैक्टीरिया यहाँ डिकम्पोजिशन करने आएंगे तो ये बर्स्ट कर जाएंगे, इनकी ईह लीला समाप्त हो जाएगी। तो सलाइन वाटर में कम डिकम्पोजिशन होता है, इसलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लॉन्ग टर्म के लिए रोक ली जाती है। क्लियर है? लॉन्ग टर्म, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज ब्लू कार्बन। एंड वन मोर रीज़न, क्योंकि ये ओशनिक इकोसिस्टम के फॉर्म है इसलिए। फॉर एग्जाम्पल ऑल द फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फॉर एग्जाम्पल देखो नाम भूल गया लिटरली, हाँ मैनग्रूव। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑल द मैनग्रूव्स आर, यही बात कर रहा था मैनग्रूव, यहाँ भूल गया। मैनग्रूव्स आर बेस्ट सोर्स और बेस्ट सिंक ऑफ कार्बन। वाई? बिकॉज जब ये कार्बन को सोख लेते हैं तो ये काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे रहते हैं। सो दीज आर फ्यू टॉपिक विच इज़ रिलेटेड विथ मिटिगेशन मेजर्स, जो कि नई तकनीकी के हिसाब से हम कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट जियो इंजीनियरिंग विच इज़ गोइंग टू बी वेरी न्यू टॉपिक। जियो इंजीनियरिंग, प्यारे बच्चों, जियो इंजीनियरिंग में क्या करना है, ये एक अभी अगर कहें कि हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है तो गलत नहीं होगा। और याद रखिएगा, साइंस की शुरुआत ही हाइपोथेसिस से होती है। कोई हाइपोथेसिस होगी, उसके लिए एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशंस आएंगे और ऑब्जर्वेशंस कंक्लूसिव होते हैं, प्रॉमिसिंग होते हैं, तो ये हाइपोथेसिस फैक्ट बन जाता है। तो जियो इंजीनियरिंग अभी अपने नेसेंट फेज में है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इस पे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। कितना इफेक्टिव होगा, इसके नेगेटिव्स क्या हैं, पॉजिटिव क्या हैं, ये टू बी डिसाइडेड। लेकिन ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो इफेक्टिव प्रतीत होते हैं बच्चों। जैसे अगर पहला इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि स्ट्रेटोस्फीयर में यदि हम सल्फेट एरोसॉल डाल दें, सल्फेट एरोसॉल इन स्ट्रेटोस्फीयर, तो क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शन या जैसी घटना होगी, वॉल्केनिक इरप्शन जैसा कंडीशन होगा। कंडीशन वॉल्केनिक इरप्शन के बाद वाली कंडीशन होगी कि स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर के धूल इकट्ठे हो जाएं और आने वाली जो इंसोलेशन है वो या तो कम हो जाए, लो हो जाए, या फिर स्कैटरिंग के कारण
स्कैटरिंग के कारण, जो सल्फेट एरोसॉल है उससे स्कैटरिंग प्रकीर्णन के कारण उनकी जो अमाउंट है वो पृथ्वी पे कम आए। पृथ्वी पे जब इंसोलेशन कम आएगा, इंसोलेशन कम, इसका मतलब पृथ्वी कम गर्म होगी, कम निकलेंगे लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कम होंगे, जिसको हम इंफ्रारेड रेडिएशन कह रहे हैं। लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कम होंगे तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाए रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्बन डाइऑक्साइड को मिलेगा ही नहीं। लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी बज के क्या करेगी, आप समझ रहे हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर में अगर हम सल्फेट एरोसॉल डालें, वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो स्थिति होती है कि ऊपर धूल के कण चले जाते हैं, स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, जिससे इनकमिंग सोलर रेडिएशन घट जाता है, उसका अमाउंट घट जाता है। अगर इनकमिंग सोलर रेडिएशन घटेगा तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन घटेंगी, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन घटेंगी तो हीटिंग इफेक्ट, जो कार्बन डाइऑक्साइड या दुनिया भर के, इसको बढ़ा लो कितना भी बढ़ा लो आप, हीटिंग इफेक्ट होगा ही नहीं। सो इट इज़ वन ऑफ द वे ऑफ जियो इंजीनियरिंग विच सीम्स टू बी हाइपोथेटिकल। वाई? बिकॉज कि पूरे स्ट्रेटोस्फीयर का एरिया ज़रा देख लो कितना छोटा है, कितना एरोसॉल आप सल्फेट का छिड़कोगे। अच्छा, छिड़क दिए तो मान लो इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी तो हो सकते हैं। क्यों? अगर मान लो इतना कम हो गया इंसोलेशन कि पृथ्वी पे ग्लोबल कूलिंग होने लगे, सो इन दैट वेरी केस व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी टू कॉम्बैट इट? स्ट्रेटोस्फीयर में आपने सल्फेट छिड़क दिया, सो अगर इंसोलेशन इतना कम हो गया कि अर्थ का हीट बजट ही गड़बड़ हो जाए और ग्लोबल कूलिंग होने लगे, आए थे हरिभजन को, मामला गड़बड़ हो गया, तो उस स्थिति से निपटने का क्या प्रयास होगा? इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स अभी येट टू बी कम, उस पर चर्चा होगी। आगे ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट रियलिटी में आएगा, रियलिटी में आएगा तो किस रूप में होगा, इसी रूप में होगा या परिवर्तनीय होगा, ये सारी चीज़ें अभी फ्यूचर के गर्भ में हैं, जब आएंगी तो चर्चा होगी बच्चों। जियो इंजीनियरिंग का एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटोस्फेरिक सल्फेट एरोसॉल। प्यारे बच्चों, स्ट्रेटोस्फेरिक सल्फेट एरोसॉल में जो गैस यूज़ करने की बात हुई थी, पहले हुई कि सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे, लेकिन सब जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के बैड इम्पैक्ट के बारे में, एसिड रेन आप भी पढ़े होंगे। तो यहाँ जो एरोसॉल बनाया जाएगा वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का बनाया जाएगा। ऑल्दो इसका ऑर्डर बहुत गंदा होता है, सड़े अंडे जैसी महकती है, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में चलेगा। फिर भी हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स ध्यान में रख करके ही इस हाइपोथेटिकल जियो इंजीनियरिंग मेथडोलॉजी को या स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे इसके कैलिब्रेशन के बाद। तो ये तो पहली बात थी। दूसरा है बच्चों, दूसरा बड़ा ही हाइपोथेटिकल आपको लगेगा, शूटिंग लार्ज मिरर इन द स्पेस। क्या बात है, शूटिंग लार्ज मिरर इन द स्पेस। ये है अर्थ, चारों तरफ सैटेलाइट के रूप में बड़े बड़े मिरर सैटेलाइट के रूप में हम अर्थ के लॉन्च कर दें, लॉन्च्ड लाइक सैटेलाइट। व्हाट विल हैपन? ये मिरर सन तो यही स्टेशनरी है, सोलर रेडिएशंस को क्या करेगा? सोलर रेडिएशंस को ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा। दैट मीन्स एल्बिडो इफेक्ट। सोलर रेडिएशन को ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा और सोलर रेडिएशन कम आएंगी, इंसोलेशन कम आएगा। अब यही बात है, इंसोलेशन कम, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इंसोलेशन कम तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वो भी कम, तो कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रहे ये कम हो जाएगा तो गर्म ही नहीं होगी, तो ग्लोबल वार्मिंग से हम बच सकते हैं। बट अगेन कि ये कितना इफेक्टिव होगा, पहली बात। दूसरी बात, इतने बड़े बड़े मिरर वहाँ हम ऊपर लॉन्च कर दिए और फिर हमें केसलर सिंड्रोम भी याद आ जाता है।
केसलर सिंड्रोम आप सबने स्पेस रिसर्च में पढ़ा होगा बच्चों, केसलर सिंड्रोम, कि अगर ये आपस में किसी तरह टकरा गए या नीचे से हम कुछ लॉन्च कर रहे हैं या कोई सैटेलाइट आपस में टकरा गया तो एक चेन रिएक्शन हो जाएगी और उस चेन रिएक्शन से जो भी यहाँ पे सैटेलाइट होगी या जो भी हमारे एसेट होंगे सारे टूटने फूटने लगेंगे और ये पूरा का पूरा एरिया डेब्रीज से भर जाएगा। इन दैट वेरी केस आपका जो अपना सैटेलाइट है उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी, नया लॉन्च भी करेंगे तो इस क्षेत्र से ऊपर कैसे जाएंगे, यानी स्पेस आपके लिए रिसर्च के रूप में फॉर्मिडेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो शूटिंग ऑफ सच काइंड ऑफ मिरर हैव सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। पहले तो ये कितना करेगा इंसोलेशन को कम, ये क्वेश्चनेबल है। दूसरा, अगर केसलर सिंड्रोम जैसी बात सच हो जाती है तो उस स्थिति में फिर हमारी स्पेस रिसर्च की हालत खराब हो जाएगी। और आप सबको पता है बच्चों, स्पेस रिसर्च आज की डेट में जितनी भी इकॉनमी हैं, जितने भी देश हैं, सबकी इकॉनमी की रीढ़ बना हुआ है। आपको इंटरनेट चाहिए, आपको टेलीकम्युनिकेशन चाहिए, टेलीमेडिसिन चाहिए, टेली एजुकेशन चाहिए, कोर बैंकिंग सिस्टम चाहिए, स्पाई सैटेलाइट चाहिए, कार्टोसेट चाहिए, रिसेट टू VR1 चाहिए। एवरीवेयर यू रिक्वायर स्पेस रिसर्च। आपको गूगल मैप भी नहीं मिलेगा। सो रीढ़ टूट जाएगी किसी भी कंट्री की अगर केसलर सिंड्रोम रियलिटी में हो गया। और ये संभावना है इस तरह के बड़े मिरर्स टूट सकते हैं, और एक टूटा तो अगले को तोड़ेगा और एक चेन रिएक्शन होगा एंड देयर विल बी लॉट ऑफ डेब्री इन लोअर अर्थ ऑर्बिट, जहाँ पे हमारे मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स हैं, है कि नहीं। तो ये मुश्किल होगी। वहीं हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है। तो शूटिंग ऑफ लार्ज मिरर इन स्पेस इन ऑर्डर टू कर्टेल इंसोलेशन इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग। वन थिंग गोइंग टू बी मोर डेंजरस, लाइक मैंने आपसे चर्चा कर दी, उम्मीद करता हूँ आप इसको भी समझ गए होंगे। तो शूटिंग ऑफ मिरर। अगला जो कॉन्सेप्ट है जियो इंजीनियरिंग का बच्चे, वो है वाइटनिंग ऑफ क्लाउड। थर्ड वन इज वाइटनिंग ऑफ क्लाउड। जो हमारे क्लाउड हैं इनके अपर सरफेस को अगर हम वाइट पेंट कर दें, अब एशियन पेंट वालों को कहा जाए तो खुश हो जाएंगे, इतना हमारा पेंट लगेगा, बट ये पेंट करने का जो तरीका है वो तरीका है स्प्रेइंग लॉट ऑफ सी वाटर। spraying lot of sea water into the sky ज़्यादा पानी स्प्रे करने से होगा क्या कि इस क्लाउड का जो वाटर कंटेंट है वो ज़्यादा होगा। और आप सबको पता है कि अगर जिस बादल का वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है वो बादल वाइटिश होते हैं। ठीक है, अगर ये वाइट हो गए तो ऊपर से आने वाले जो सोलर रेडिएशंस हैं उसको ये रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। कई जगह हमने देखा कि एल्बिडो इफेक्ट का फ़ायदा उठाने की बात हो रही है। एल्बिडो इफेक्ट आप सब जानते हैं, एल्बिडो इफेक्ट ये रिफ्लेक्ट बैक होगा तो ऑब्वियसली जो इंसोलेशन नीचे आएगा उसकी मात्रा कम होगी। इंसोलेशन, लेस इंसोलेशन, लेस इंसोलेशन, लेस लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लेस टेम्परेचर राइज, काम हो गया। वाइटनिंग ऑफ क्लाउड, अगेन इट इज अ हरक्यूलियन टास्क। अब कैसे सी वाटर को स्प्रे करोगे 6-7 किलोमीटर ऊपर ले जा करके, इट विल बी एनर्जी कंज्यूमिंग, हेंस नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, हरक्यूलियन टास्क है। करोगे कैसे? वाइटनिंग ऑफ क्लाउड, ये भी पार्ट ऑफ जियो इंजीनियरिंग है। एक जियो इंजीनियरिंग मैं बता चुका हूं जिसमें फेरस सल्फेट को आपने डाल दिया है, कहाँ पे? ओशन में। चौथा है बच्चों जो काफ़ी सस्टेनेबल भी लगता है और काफ़ी रेशनल भी लगता है, वो है वाइट वॉशिंग द
रूफटॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये अर्थ पे जो भी बिल्डिंग्स हैं सब के सब रूफटॉप हम सफेद रंग से, सफेद वाइट से क्या करें, रंग दें। इट विल श्योरली इंक्रीज एल्बिडो। एल्बिडो का मतलब ये रही बिल्डिंग, इस पे आया इनकमिंग रेडिएशन, इट विल रिफ्लेक्ट बैक। रिफ्लेक्शन होगा, ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा तो ऑब्वियसली अर्थ तक इंसोलेशन नहीं पहुंचेंगे, अर्थ एब्जॉर्ब नहीं करेगी, एब्जॉर्ब के बाद रेडिएट कम करेगी, लेस रेडिएशन विल बी देयर एंड लेस रेडिएशन, यही तो आपका एम है कि रेडिएशन अगर लेस हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग होगी नहीं, डिस्पाइट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। सो दिस इज अ काइंड ऑफ जियो इंजीनियरिंग, और ये काफ़ी रेशनल भी लग रहा है और ये किया जा सकता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू किया जा सकता है। सबको जिम्मेदारी दे दी जाए भाई कि आप अपने घर की छत को जो है सफ़ेद रंग से रंग दीजिए, ठीक है। आप अगर ऐसा करते हैं तो एयर कंडीशन का यूज़ भी कम होगा, क्यों? क्योंकि आपके कमरे भी ठंडे होंगे। तो दिस इज वन ऑफ द सस्टेनेबल काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल जियो इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट जो कि किया जा सकता है और इसके बहुत रिपरकशंस नहीं होंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होंगे। सो ये चौथे नंबर वाला आपको भी पसंद आ रहा होगा। येस, वी कैन गो फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों को जगाएं, लोगों की बिल्डिंग को सफ़ेद बनाएं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री सफ़ेद बिल्डिंग योजना टाइप का शुरू करके पूरी दुनिया में हम एल्बिडो इफेक्ट से इसको कंटेन कर सकते हैं। बात समझ में आई? अच्छा ठीक है बच्चों, अगला जो जियो इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है वो है आर्टिफिशियल ट्री, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल ट्री, ट्री ही बना दिया गया आर्टिफिशियली, और वो ट्री जैसा नहीं है, वो ट्री डिफरेंट है। क्या है वो मैं बता दूं आपको। पहले मैं बता दूं इसको बनाने वाले कौन है। क्लांस लैकनर नाम है इनका, क्लांस लैकनर। क्लांस लैकनर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हैं और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया आर्टिफिशियल ट्री का। इसीलिए इन्होंने जो ट्री बनाया, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसको लैकनर्स ट्री भी कहा जाता है। लैकनर्स ट्री, ठीक है बच्चों। सो डू रिमेंबर लैकनर्स ट्री, क्लांस लैकनर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। किया क्या इन्होंने, बहुत आसान काम किया है। एंड जस्ट आप इस यहाँ विजन समझ पाएंगे आप, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या होती है। कबाड़ से जुगाड़ है बच्चों। इन्होंने क्या किया, ऐसे छोटे छोटे लीफलेट्स बनाए। ये लीफलेट्स किसी के हो सकते हैं, ये लकड़ी के आप बना सकते हैं, या आप कार्डबोर्ड के लीफलेट्स बना सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस। इस लीफलेट, इसकी कुछ ऊंचाई है, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसमें इन्होंने रेजिन भर दिया। अब आप कहोगे सर रेजिन क्या होता है, तो आप कभी आम के पेड़ के पास जाना, बचपन में शायद आपने भी किया हो, हम लोगों ने किया। उस समय माता जी जब बिंदी पहनती थी, सिर पे जो लगाती हैं, यहाँ माथे पे जो लगाया जाता है बिंदी, उस बिंदी को चिपकाने के लिए गोंद की ज़रूरत होती थी, और वो गोंद प्राकृतिक गोंद होना चाहिए। और आम का लस्सा, जिसको हम लोग लासा कहते थे, वो हम लोग लेकर के आते थे बगीचे से और दे देते थे। उसको रख लेती थी मम्मी डिबिया में और लगाती थी। वो जो लासा होता है बच्चों, वो एक्सोडस होता है प्लांट का, दैट इज़ एक्चुअली रेजिन। तो देर आर सर्टेन प्लांट वेराइटीज, दे प्रोड्यूस रेजिन एंड वी कैन क्रिएट रेजिन केमिकली ऑल्सो। तो इसमें क्या करना है, इसमें रेजिन हमने भर दिया। इट इज समथिंग लाइक कि प्लेट है एक आयताकार, उसमें रेजिन भर गया है, और उस रेजिन में हमने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, Na2CO3। अब Na2CO3 आप सबको बताया बच्चों, इट इज रिएक्टिव टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और इस रेजिन के ऊपर पाउडर जैसी अवस्था में सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। कितना इजी है, सोडियम बाई
कार्बोनेट पाउडर के रूप में इकट्ठा हो गया रेजिन के ऊपर। कैसे? क्योंकि रेजिन में आपने सोडियम कार्बोनेट डाला हुआ था। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से इसने सोक किया, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किया। देखो सेपरेशन का भी चक्कर खत्म, ट्रांसपोर्टेशन का भी चक्कर खत्म। सीधे सीधे इस रेजिन के लीफलेट को अपने छत पे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक सजा दीजिए। आर यू गेटिंग दिस? और ये रेजिन शुरू करेगा सोडियम कार्बोनेट इसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। आपको क्या करना है? इस लीफलेट को उठाना है और हॉट स्टीम से इसे धो देना है। जस्ट धो दीजिए, धो दीजिए, ऐसा सही लिखेंगे ना, धो देना है। चलो छोड़ो, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में मैं कंफ्यूज रहता हूं। सो हॉट स्टीम से आपने इसको थॉ कर दिया, धो दिया। हॉट स्टीम से ये सोडियम कार्बोनेट बह करके आपने उसको इकट्ठा कर लिया किसी में, और ये है आपका सोडियम कार्बोनेट का पाउडर। रेजिन वाला जो लीफलेट है वो फिर से तैयार हो गया। आपने उसको अपने छत पे ऐसे एक के ऊपर एक स्टैक करके लगा दिया है छत पे। अब ये क्या है? इसी रेजिन के इस छोटे छोटे लीफलेट्स को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल ट्री कहते हैं। आर्टिफिशियल ट्री, दीज आर आर्टिफिशियल ट्री। और अगर देखा जाए तो ये जो लैंगनर्स ट्री हैं, दे आर 1000 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन अ बिग ट्री। जस्ट इमेजिन, एक बड़ा पेड़ होने में 25 साल लगते हैं, ठीक है, और ये आपको बनाने में 1 से 2 घंटे लगते हैं। अब 1 से 2 घंटे लगा करके आप 25 साल तक इससे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कराते रहिए और सोडियम बाइकार्बोनेट इकट्ठा करते रहिए, उसको डंप करते रहिए ज़मीन में, है कि नहीं? तो वी कैन रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वॉट एवर द अमाउंट वी वांट। तो ये जो आर्टिफिशियल ट्री है, ये एक गेम चेंजर के रूप में हमारे साथ है बच्चों। कल तक आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में दिख रहा था, और आज आपको लग रहा होगा कि अरे यार तो हल्की सी बात हो गई। अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम इसे कंटेन कर सकते हैं, बट दीज आर स्टिल इन नेसेंट फेज, अपने हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट के फेज में हैं, बट दे आर प्रॉमिसिंग, और आने वाले समय में ये इफ़ेक्टिवली यूज़ होंगे बच्चों। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए इस प्रीलिम्स के लिए, या आने वाले समय में आप जब मेंस देंगे तो आपको ये कार्बन मिटिगेशन स्ट्रेटजी के जो नई तकनीकी हैं उनमें अगर कुछ लेख आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, इस पे अगर निबंध आ जाए, तो इस पे आप आराम से, बड़े आराम से समझ करके लिखते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे और भी कुछ है आपके लिए, नई तकनीकी और नए कुछ करंट अफेयर्स के साथ अगली क्लास में मिलूँगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।